ये जगह तो स्वर्ग सी सुंदर है। इतनी सुंदर जगह का तो मुझे कभी सपना भी नहीं आया। टैक्सी में बैठकर चांगी एयरपोर्ट से जोरोंग की तरफ जाती नवविवाहिता स्वाति ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए यश से कहा, ये तो है, इसलिए तो फ्लाइट में इतनी सारी लाल चूड़े वालियाँ अपने पतियों के साथ दिख रही थी। नॉर्थ इंडियन का पसंदीदा हनीमून डेस्टिनेशन बन गया है सिंगापुर। यश का इशारा फ्लाइट में साथ यात्रा करने वाले नवविवाहित जोड़ों की तरफ था। ओह यस, आई एम सो लकी कि तुम यहाँ काम करते हो और यहाँ के स्थायी नागरिक बन चुके हो। मुझे तो किस्मत ने हमेशा के लिए इस खूबसूरत हनीमून डेस्टिनेशन में भेजा। स्वाति का रोम रोम पुलकित हो रहा था। यश ने उसे कुछ इस अंदाज में देखा जैसे कह रहा हो कि तुम नहीं जानती कि जन्नत की हकीकत क्या है, पर प्रत्यक्ष में उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह उसके उत्साह को कम नहीं करना चाहता था। इस जगह को देखकर ऐसा जान पड़ता है जैसे प्लास्टिक के बड़े बड़े बगीचों के बीच में गगनचुंबी इमारतों के मॉडल्स रख दिए गए हों। पूरा का पूरा देश ही किसी फिल्मी सेट सा प्रतीत होता है। जिधर नजर जाती है वह जगह तस्वीर उतारने के लायक लगती है। स्वाति घर के बाहर निकलते ही उमंग उत्साह के साथ चहकने लगती। कभी वह सेल्फी लेती तो कभी किसी अच्छी जगह पर खड़ी होकर यश के साथ अपनी तस्वीर निकालने को कहती। यश भी उसे जिंदगी के पूरे मज़े लेने दे रहा था। नवविवाहित जोड़े को इसी तरह स्वप्न नगरी में विचरण करते करते कब साल बीत गया पता ही न चला। फिर एक दिन यश के मम्मी डैडी का फ़ोन आया कि वह जल्दी से उनसे मिलने सिंगापुर आएंगे। खबर सुनकर स्वाति खुश हो गई। मैं तो मम्मी डैडी को सेंटोसा आइसलैंड लेकर जाऊंगी, बर्ड पार्क घुमाऊंगी और हाँ, वो जगह तो ज़रूर घुमाने ले जाऊंगी जहाँ नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। घुमाने तो उन्हें बाद में ले जाना, पहले उनके रहने का इंतज़ाम तो कर लो। जल्दी से जल्दी हमें दूसरा फ्लैट लेना पड़ेगा। हमारे इस एक बेडरूम वाले फ्लैट में मम्मी डैडी हमारे साथ कैसे रहेंगे? ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। स्वाति जैसे नींद से जागी। नहीं सोचा तो अब सोचना शुरू कर दो। मेरे पास तो ज़्यादा वक्त नहीं है। तुम कल से ही रियल एस्टेट की वेबसाइट्स पर जाकर अपने हिसाब से किराए का फ्लैट देखना शुरू कर दो। जब स्वाति ने रियल एस्टेट वेबसाइट को ढूंढना शुरू किया तो हैरान रह गई, क्योंकि कई किराए के लिए उपलब्ध घरों के विज्ञापन पर साफ लिखा था, नॉट फॉर इंडियंस। जब महीनों की खोज के बाद भी कोई मकान मन को ना भाया तो स्वाति ने यश पर खुद का फ्लैट खरीदने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। एक ना एक दिन तो हमें अपना फ्लैट खरीदना ही है, तो क्यों ना बार बार किराए का घर ढूंढने का झंझट अभी से ख़त्म कर दें और अपना ही फ्लैट खरीद लें। यश को स्वाति की बात मानने में ही समझदारी लगी और किराए के फ्लैट की तलाश अब फ्लैट खरीदने की मुहिम में बदल गई। किस्मत से बुटीक बटोकफ एरिया में एक कंडोमिनियम जल्दी ही पसंद आ गया। अगले 2 महीने में खरीद से संबंधित सारी औपचारिकताएं पूरी भी हो गई। सिंगापोरियंस से स्टेट स्टैंडर्ड के तीसरे मानक को पाने के बाद स्वाति फूली नहीं समा रही थी। कैश, कार और कंडोमिनियम, ये ही 3 मानक हैं सिंगापोरियंस के खुशहाल लाइफस्टाइल के। जब यश और स्वाति फाइनल सेटलमेंट के बाद प्रॉपर्टी एजेंट के साथ फ्लैट पर चाबी लेने पहुंचे तो देखा कि अगले फ्लैट में रहने वाले अधेड़ चाइनीज कपल्स के यहाँ कुछ अलग तरह का पूजा पाठ चल रहा था और गृहस्वामी अपने ड्राइंग रूम में बने मंदिर के आगे कुछ मंत्र जपता हुआ अपनी पीठ में एक मोटी सी रस्सी मार रहा था और गृहस्वामिनी एक अजीब सा सिल्क का गाउन और स्कार्फ पहनकर सिंहासन नुमा कुर्सी पर विराजमान थी। वो अपने मुंह से कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी और एक जोड़ा हाथ में बड़ी बड़ी थालियां जिनमें कुछ खाद्य पदार्थ और नकली करेंसी थी लेकर खड़े थे। ये सब क्या चल रहा है इनके यहाँ? यश ने प्रॉपर्टी एजेंट से पूछा, जो खुद भी सिंगापोरियन चाइनीज था। नॉट गुड। इस तरह की पूजा ज़्यादातर आत्माओं से कम्युनिकेट करने के लिए की जाती है। यश और स्वाति की आंखें मिली। दोनों ही आंखों में हैरत मिश्रित बेचारगी तैर रही थी। अब तक ही सारी जमा पूंजी लगाने
और बैंक से अच्छी खासी रकम फाइनेंस कराने के बाद में जैसे तैसे तो ये फ्लैट खरीदा गया। और शुरुआत हो रही है तो इस खबर के साथ कि अगले फ्लैट में आत्माओं से कम्युनिकेट करने वाले लोग रहते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है, यश के मम्मी डैडी के आने का समय करीब आता जा रहा था। फाल्टी सामान होता तो रसीद दिखाकर दुकान से पैसे वापस ले आते, पर इस घर का क्या करें जिसे करीब 3 महीने तक सिंगापुर के कोने कोने में लगभग 100 फ्लैट्स देखने के बाद खरीदा गया था। जब से इसे फाइनल किया था तब से इससे दिल से भी जुड़ गए थे। टॉप क्लास फर्नीचर शोरूम्स में घंटों घूम घूम कर फ्लैट के इंटीरियर के साथ मैच करने वाले फर्नीचर्स भी पैसागी देकर फाइनल कर दिए गए थे। उस दिन फ्लैट की चाबी लेकर जाते समय दोनों खामोश थे। नए घर में प्रवेश की खुशी थोड़ी कम हो गई थी। मैं जानता हूँ स्वाति कि तुम्हारे मन में इस वक्त क्या चल रहा है। आखिरकार यश ने चुप्पी तोड़ी। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है यश, इतने शौक से घर खरीद लिया और पहुँचने से पहले ही पड़ोस में अजीब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ऐसा कौन सा आसमान फट गया है स्वाति? वो लोग अपने घर में अपने तरीके से पूजा कर रहे थे, जैसे हम अपने घर में अपने तरीके से करते हैं। कोई अपने घर में क्या कर रहा है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वो लोग अपने फ्लैट में रहेंगे और हम लोग अपने फ्लैट में, मगर अपने प्रॉपर्टी एजेंट से तो उनकी पूजा का कुछ और ही स्पष्टीकरण दिया था। वह भी तो लोकल चाइनीज है, उसे इन सब क्रियाकलापों का अर्थ पता ही होगा। किराए का घर होता तो भी कोई बात नहीं थी, पर अपने इस आशियाने में तो मैंने और तुमने उम्र बिताने के ख्वाब देखे हैं। इसके बारे में अधिक सोचने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब 15 दिन बाद तो हमें अपने इस आशियाने में शिफ्ट होना ही है। पूर्वाग्रह के साथ शुरुआत करोगी तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। स्वाति ने सोचा, यश ठीक ही कह रहा है। अपेक्षाकृत ठीक होगा कि वह पूरे उमंग उत्साह के साथ नए घर में प्रवेश करे। वह सब कुछ भूलकर गृह प्रवेश की तैयारी में लग गई। एक फ्लोर पर 8 घर बने हुए थे, 4 फ्लैट एक तरफ और 4 उसके दूसरे बगल। मगर ये क्या, सामने वाले फ्लैट में रहने वाली चाइनीज़ बुढ़िया और उसका अविवाहित बेटा यश और स्वाति को देखते ही अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर लेते थे। आखिर कौन से फ्लैट में रहने वाले मलेशियन परिवार में पति पत्नी और 3 टीनेजर बेटियां थीं। माँ बेटी तो कभी कभार गलती से मुस्कुराकर नए पड़ोसी से हेलो हाय कर लिया करती थी, लेकिन उस मलेशियन आदमी को तो यश और स्वाति के साथ लिफ्ट में आना जाना भी पसंद ना था। उन्हें लिफ्ट में जाता देखकर वह अपना रास्ता बदलकर दूसरी तरफ से सीढ़ियों से आता जाता था। जब उनके साइड में रहने वालों का यह हाल था तो दूसरी तरफ रहने वालों की तरफ देखने की तो यश और स्वाति हिम्मत कैसे जुटाते। हाँ, उनके तरफ के लोगों में उन्हें देखकर कोई वाकई खुश होता था तो वो थे ये अजीब सी पूजा करने वाले अधेड़ चाइनीज़ कपल्स, लिमपेंग आंटी और जोसुआ अंकल। सिंगापुर के फ्लैट्स में मुख्य द्वार पर 2 दरवाजे लगे होते हैं, एक लकड़ी का जिसे अधिकांश लोग सिर्फ रात के समय ही बंद करते हैं और दूसरा लोहे की जालीदार। स्वाति भी दिन के समय दूसरों की तरह सिर्फ लोहे के जालीदार दरवाजे को ही बंद रखती और लकड़ी वाला दरवाज़ा पूरे दिन खुला रहता। ऐसा करने से एक तो कॉरिडोर में आते जाते लोगों को देखकर अकेलापन का एहसास न होता, दूसरा खुली हवा के आर पार का आनंद भी मिलता था। लिपेंग आंटी और जासुआ अंकल जब भी कॉरिडोर से गुजरते तो 2 पल रुककर उनका हालचाल जरूर पूछते। साथ ही यश और स्वाति से यह कहना भी नहीं भूलते कि वो यहाँ परदेश में अपने आप को अकेला न समझें और कोई भी ज़रूरत होने पर उन्हें ज़रूर बताएं। लिमपेंग आंटी और जसुआ अंकल बौद्ध धर्म मानने के साथ साथ शुद्ध शाकाहारी थे। जब लिमपेंग आंटी को पता चला कि यश और स्वाति भी वेजिटेरियन हैं तो वह अक्सर ही कुछ न कुछ चाइनीज़ वेजिटेरियन फूड बनाकर दे जाती। चाइनीज़ बहुल वाले देश में वेजिटेरियन पड़ोसी मिलना स्वाति और यश के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात थी, पर स्वाति की सोच पर तो पूर्वाग्रह की बेड़ियां पड़ चुकी थी। जैसे ही लिमपेंग आंटी ताज़ा खुशबूदार भोजन
स्वाति को पकड़ाकर जाती। वैसे ही स्वाति पूरा खाना फेंक देती। उसे लगता कि अगर वह लिमपेंग आंटी के घर के भोजन को खाएगी तो किसी टोने टकटे का शिकार हो जाएगी। यह सिलसिला पूरे 2 साल तक चलता रहा, आगे भी चलता रहता अगर परिस्थितियों ने स्वाति को उसकी क्रूरता का बोध न कराया होता। स्वाति की प्रेगनेंसी का 3रा महीना चल रहा था। उसे चिकन पॉक्स हो गया। डॉक्टर ने पूरी बॉडी पर लोशन लगाने को दिया। तीसरे दिन चिकन पॉक्स के कारण तेज बुखार भी हो गया। यश का प्रोजेक्ट लाइव जा रहा था। उसे स्वाति की देखभाल के लिए छुट्टियां मिलने की कोई गुंजाइश न थी, बल्कि ऐसे समय में उसका स्वाति से थोड़ा दूर रहना ही ठीक था। अब स्वाति क्या करे और कहाँ जाए, किससे मदद के लिए गुहार करे। यश इंडियन रेस्टोरेंट से फ़ोन द्वारा खाने की होम डिलीवरी करा देता और स्वाति के लिए एक प्लेट उसके कमरे के दरवाजे पर रखकर चला आता था। उस शाम जब यश ऑफिस से लौटकर आ रहा था तो लिफ्ट में उसकी मुलाकात लिमपेंग आंटी से हो गई। क्या बात है यश, मैंने 3-4 दिन से स्वाति को नहीं देखा। वो इंडिया चली गई है क्या? लिमपेंग आंटी की आंखों में बेचैनी थी। यश ने सारी घटना का ब्यौरा मिलते ही वह बिना देर किए स्वाति की सेवा में हाजिर हो गई। जब तक स्वाति ठीक नहीं हो जाती मैं उसके साथ तुम्हारे घर में ही रहूंगी। यस मगर आंटी, अगर आपके साथ रहने से आपको भी चिकन पॉक्स हो गया तो क्या? अगर उसकी जगह मेरी बेटी इन्हीं हालात से गुजर रही होती तो क्या मैं उसको छूत के डर के कारण उसके हाल पर छोड़ देती? दूसरी बात, कई वर्ष पूर्व मुझे चिकन पॉक्स हो चुका है, अतः अब इसके दोबारा होने की संभावना कम ही है। लिमपेंग आंटी की आर्थिक स्थिति बहुत सुधर ना थी और वह जुआसवा अंकल किसी ग्रॉसरी शॉप में डेली बेसिस पर काम करते थे, लेकिन वे बिना अपनी जीविका की परवाह किए स्वाति की खिदमत में लग गई। स्वाति को शरीर पर हो रहे चिकन पॉक्स के लाल दानों से असहनीय पीड़ा हो रही थी। एक रात दर्द से कहारती हुई वह बाथरूम के लिए उठी तो अंधेरे में साइड टेबल से टकराकर गिर गई। कहाँ है वो? अर्धचेतन अवस्था में भी स्वाति को तीव्र वेदना की अनुभूति हो रही थी। और फिर सब कुछ शून्य, फिर कुछ पल शोर और उसके चेहरे के आसपास तैरते कुछ अजनबी तो कुछ परिचित चेहरे। जब चेतना वापस आई तो खुद को एक अस्पताल में पाया। पेट के निचले हिस्से में असहनीय पीड़ा का एहसास होने पर उसने अपना दायां हाथ उधर सहलाने के लिए उठाने की कोशिश की, मगर ये क्या, सीधे हाथ की कलाई से तो एक ट्यूब जुड़ी थी। स्वाति ने जब अपने बाएं हाथ से पेट को छुआ तो एक खालीपन के एहसास से भरी सिहरन उसके समस्त शरीर को ठंडा कर गई। वह अप्रिय की आशंका से कपकपा रही थी। पलकों के बांध को तोड़ता हुआ उसका रुदन हिचकियों के कारण करुण विलाप में परिवर्तित हो गया। वो जोर जोर से रोने लगी। अचानक उसे अपने सिर पर स्नेहमयी स्पर्श महसूस हुआ और वह फपक कर रोते हुए बोली, यस प्लीज़ कह दो कि जो मैं सोच रही हूँ वह सच नहीं है। स्वाति, मैं यस नहीं लिमपेंग हूँ। यस यहाँ से थोड़ी देर पहले ही गया है। वह जाना तो नहीं चाहता था, पर मैंने ही उसे जबरदस्ती घर भेज दिया। आखिर रात भर का जगा हुआ था, कुछ देर सो लेगा तो तुम्हारी भी देखभाल अच्छे से कर पाएगा। स्वाति ने गर्दन को घुमाकर देखा तो पाया कि बेड के साइड वाली कुर्सी पर लिमपेंग आंटी बैठी थी। नींद न पूरी होने से उनकी आंखें लाल और थकान से शरीर का पोर पोर मुरझा रहा था। ऐसा लग रहा था कि रात भर जागने के बाद अभी कुछ मिनट पहले ही उनकी आंख लगी थी। पर स्वाति के रोने से वे घबराकर उठ गई थी। मैं यहाँ क्यों हूँ आंटी? मैं कुछ नहीं बता सकती। अभी तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। लिमपेंग आंटी ने अपनी हथेलियों से स्वाति के आंसू पोंछते हुए कहा। तब तक नर्स राउंड पर आ गई और उसने स्वाति का ब्लड प्रेशर और बुखार चेक करने के बाद उसे कुछ दवाइयाँ खाने को दी। दवाइयों के असर और संताप से निढाल स्वाति फिर सो गई। उसको 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलनी थी, पर उसके पहले एक काउंसलिंग सेशन अटेंड करना था। यश ने भी उसके साथ सेशन ज्वाइन किया। जब वे दोनों काउंसलिंग के लिए रुके हुए थे तो लिमपेंग आंटी टैक्सी लेकर यह कहते हुए घर चली गई कि चलकर
तुम लोगों के खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। स्वाति को तो लंबे समय तक परहेजी खाने पर ही रखना होगा। रेस्टोरेंट का खाना उसकी सेहत के लिए ठीक न होगा। जब यश कार से स्वाति को घर ले जा रहा था तो उसने स्वाति से कहा, अगर उस रात आंटी ना होती तो ना जाने क्या होता। तुम्हारी चीख की आवाज़ से जब आंटी उठी तो तुम्हें होश ना था। तुम्हें हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। तुम्हें अस्पताल में लाने के बाद जब अल्ट्रासाउंड किया गया तो भ्रूण में कुछ असामान्यताएं पाई गई और भी कई कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन तुरंत ही तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ा। स्वाति, सच में अगर लिमपेंग आंटी ना होती तो मैं अकेला इन हालात से कैसे निपटता। कुछ रिश्ते अर्थहीन होते हैं और कुछ के अर्थ इतने गूढ़ होते हैं कि उन्हें औसत समझकर व्यक्त नहीं समझ सकता। अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी और आधुनिक समझने वाली स्वाति आज खुद पर शर्मिंदा थी। वह स्तब्ध थी कि अपने शोध के लिए जूनियर साइंटिस्ट का अवार्ड जीतने वाली वह असल में कितनी संकीर्ण मानसिकता की थी। किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा और उसने बिना किसी तार्किक आधार के उस पर यकीन करके अपनी सोच की बेड़ियों पर एक बड़ा सा ताला और लगा दिया। हैरानी की बात थी कि वह कागज का एक टुकड़ा बर्बाद नहीं करती थी। पर्यावरण संरक्षण की वकालत करते हुए बिजली, पानी, खाना बर्बाद करने वालों को हजारों दलील डालती थी। फिर कैसे 2 साल तक किसी के प्यार के मसालों से महकते भोजन को वहमों की शिकार होकर कूड़े में फेंकती रही। वे घर पहुंच चुके थे। स्वाति के कमजोर शरीर को ऊर्जा की जरूरत थी। भूख से उसका हाल बेहाल था। वो अभी कपड़े बदलकर फ्रेश भी न हो पाई थी कि लिमपेंग आंटी हाजिर हो गई, एक ट्रे में 2 बड़े बाउल में वेजिटेबल सूप के साथ। स्वाति को तेज भूख लगी थी। वो दोनों बाउल के सूप तुरंत पी गई। लिमपेंग आंटी मेरी आंटी है यस, वो ये सूप अपनी बेटी यानी मेरे लिए लाई थी। तुम फ़ोन करके अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लो। स्वाति ने टिश्यू से अपना मुंह पोंछा और आंटी के गले लग गई। स्नेह के बल से सोच पर पड़ी बेड़ियां टूट चुकी थी।